हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को स्टार्ट करेंगे और जिसका पहला प्रश्न हमें दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसके पहले हम परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले बात यदि करें हम परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें हम p/q के रूप में भी बोलते हैं। p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में रेशनल नंबर कहलाती हैं, जैसे कि 2/5। तो इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे कि 1/5, इसमें अंश भी है, इसमें हर भी है, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या यानी भिन्न संख्या। इसे हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, p/q वाली संख्याएं भी बोलते हैं, अंश बटे हर वाली संख्याएं भी बोलते हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरीके से जितने भी बटे वाली संख्याएं होंगी उन सभी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे 2 अकेला लिखा है तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या 0 अकेला लिखा है तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों ये परिमेय संख्या, ये तो बटे के रूप में लिखी ही नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी पूर्णांक यदि लिखा हुआ है या कोई अंक लिखा है, इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, इसके भी बटे में 1, यानी कि हर जो है उसका 1 ही होता ही है। तो हो गई ना ये बटे के रूप में। तो कोई भी पूर्णांक लिखा हो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, और वैसे परिमेय संख्या भिन्न के रूप में तो है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप तुरंत कहोगे कि 4 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 के बटे 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? अगर 3 लिखा है, 3 इस तरीके से लिखा है और आपसे पूछा गया है कि 3 बताइए क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ 3 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 3 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हम परिमेय नहीं कह सकते, जैसे कि √2, √3, √5। तो ये जो है अपरिमेय संख्याओं में, रूट वाली संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याओं में है। आप एक ट्रिक बनाइए कि जितनी भी करनी वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन एक शर्त है कि जैसे अब मैंने बोल दिया कि जितनी भी करनी वाली संख्याएं होंगी वो सभी क्या हैं? अपरिमेय। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जैसे √4 लिखा है तो आप इसको भी अपरिमेय बोल दोगे, लेकिन ये गलत है। तो फिर आप सोचोगे कि अभी तो आपने कहा कि करनी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, तो फिर हम ये 4 को क्यों नहीं अपरिमेय मान सकते? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो कहीं पे 2 लिखा है तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं लिखी है जिसका वर्गमूल निकल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे √25 लिखा है। क्या लिखा है? √25। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? बताइए। आप कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि करनी जब लगी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि करनी लगा देने से वो अपरिमेय संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि देखना जरूरी होता है कि क्या उसका वर्गमूल तो नहीं निकलता। जैसे 25 का 5 निकलता है ना, तो 5 तो एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बटे तो हम 1 लिख सकते हैं ना। इस तरीके से आपको समझना। लेकिन अगर √23 लिखा है, ये समझिए आप, तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे किसी का दशमलव प्रसार इस तरीके से लिखा है 0.01 001 0001, तो ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से हम परिमेय अपरिमेय को समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो एक बार फिर से चला दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो अब तो हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहला,
पहले का क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो आप देखोगे कि ये जो संख्या दी गई है 2 माइनस करणी 5, करणी 5 है, इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो अब ये अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। इसमें से कोई भी एक करणी नहीं होनी चाहिए जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो पहला क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि उसमें √5 है, तो पहली संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड क्या होगा। इसमें जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। जैसे कि संख्या हमें दी गई है 3 प्लस √23 माइनस √23। यदि कोष्टक को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो कोष्टक का कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से प्लस का 23 और माइनस का 23 जो अंडर रूट में है वो कैंसिल होगा, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो 3 प्राप्त होगा। तो 3 अब आपको बताना है कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। बताइए आप, क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सीधा सा आंसर होगा कि यह एक परिमेय है, क्योंकि इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगी। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, परिमेय। अब आप कहोगे कि परिमेय कैसे हो गई जब इसमें करणी लगी थी, करणी तो कैंसिल हो गई ना, तो क्या बची, केवल संख्या बची ना, इसलिए ये परिमेय है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा दिया गया है 2 करणी 7/7 करणी 7। तो इस तरीके से दिया गया था 2 करणी 7/7 करणी 7। तो करणी 7 यानी √7 और √7 तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए तीसरे का आंसर क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए चौथा बता देते हैं। चौथा 1/√2। तो अब आपको ये बताना है कि √2 क्या है, तो आंसर है ये तो अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी फिर, अपरिमेय, क्योंकि इसका तो कोई वो नहीं निकलता वर्गमूल √2 का, तो ये अपरिमेय के अंतर, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। पांचवा बताइए 2π। तो यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय। ध्यान रखना है, पाई जो है अपरिमेय है, क्योंकि जितनी भी अनावसानी आवृत्ति होती हैं वो सभी, या अनावसानी अनावृत्ति हैं वो सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो इसका जो मान होता है वो अनावसानी अनावृत्ति होता है, इसलिए हम जो पाई का मान बहुत ज़्यादा होता है दशमलव के बाद, तो ये अशांत दशमलव जैसा है समझ लीजिए, तो अपरिमेय संख्या, इसलिए ये क्या है, ये भी पाई जब भी दिखे आपको तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा इस तरीके से। तो आपको ये परिमेय अपरिमेय कर लेना है, और कैसे करना है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या मतलब कैसे करना है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे उम्मीद। प्रश्न क्रमांक 2 के चारों प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अच्छे से समझें, और इनमें क्या एक ऐसा रूल है जो सभी प्रश्नों को सॉल्व करता है। तो बेसिक सी बात है कि आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, और क्वेश्चन में आपसे सरल करने के लिए बोला गया है, तो इन्हें सरल कीजिए, ये हमसे बोला गया है। लेकिन ये यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो हमें 4 अलग अलग पैटर्न के सवाल दिए गए हैं, इनमें भी 2 ब्रैकेट हैं। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ये पहला कोष्टक है और ये दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर भी वही है, पहला कोष्टक है और दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर लेकिन एक ही कोष्टक है, लेकिन उसके ऊपर तो 2 की घात है। अब 2 की घात का मतलब है कि इसी ब्रैकेट को हम एक बार और लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे 2 की घात है, इसका मतलब है कि √5 प्लस √2, ये एक बार लिखा, और √5 प्लस √2 ये एक बार लिखा। तो ये भी इस टाइप से लिखा है, लेकिन इसको भी हम 2 ब्रैकेट यानी कि 2 कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 2 ब्रैकेट दिए ही गए हैं। तो आप कहेंगे फिर चारों क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं सभी में 2-2 ब्रैकेट हैं क्या, तो इसका आंसर है हाँ, सभी में 2-2 ब्रैकेट हैं। तो इनको सरल करना है, तो एक हमें सिद्धांत तो ये पता चलता है कि 2-2 ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को यदि हमें सॉल्व करना आ गया तो हम ये चारों प्रश्न आसानी से कर पाएंगे।
इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि चारों प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको समझना है कि कैसे अलग अलग प्रकार के ये हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रश्न जो हैं ये चारों अलग अलग प्रकार के कैसे हैं। अगर आप पहला सवाल देखें तो इसमें दिया गया है कि 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2। तो पहले ब्रैकेट की जो भी संख्या है वो दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि पहले ब्रैकेट की संख्याएं और दूसरे ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें √3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जो है उसमें जो उपस्थित संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, किसी से मैच नहीं करती, लेकिन इसमें करती हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है। फर्क कितना, केवल इतना है कि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। और यहाँ पे इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही ब्रैकेट पर वर्ग लगा है, यानी इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और फिर अगले ब्रैकेट में √5 प्लस √2। इस तरीके से हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें पहली संख्या पहले कोष्टक की संख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे दूसरे कोष्टक में, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो सवाल है कैसे अलग अलग हैं और कैसे सेम है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे √5 लिखा है तो यहाँ पे भी √5 लिखा है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा प्रश्न दिया गया है, इसमें संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, वो संख्याएं समान ही है, लगभग सिर्फ चिन्हों का फर्क है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें संख्याएं कैसी हैं, इसमें संख्याएं अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे नहीं है, ना ही ये वाली संख्या इसमें है। तो अब हम समझ गए कि एक प्रकार का गुणा इस तरीके से होता है जिसमें संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, और दूसरे प्रकार का गुणा इस तरीके से होता है जिसमें पहले कोष्टक की संख्याएं दूसरे कोष्टक से मैच करती हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझते जाना है, आप इन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि जिन कोष्टकों की संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इनको देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है जिनमें संख्याएं बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। इसमें क्या है बताइए, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि इनमें बिल्कुल भी कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही हैं और इनको हमें सरल करना है। तो फिर कैसे सरल करेंगे इसका देखिए, सिंपल सा मेथड ये है। देखिए सबसे पहले तो आपने लिखा हल, ठीक है। अब हल लिखने के बाद आप चाहें तो यही क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं, लेकिन मान के चलिए ये लिख गया है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की पहली संख्या बाहर लिखना है और दूसरा ब्रैकेट लिख देना है पूरा का पूरा 2 प्लस √2। फिर इसी की पहले ही कोष्टक की अब बची हुई संख्या को भी बाहर कर देना है चिन्ह के साथ, तो प्लस √3 और फिर ये दूसरा कोष्टक फिर से लिख देना है। कितना सिंपल है इसको फैलाना। फिर से समझिए, पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर करके दूसरा कोष्टक लिख देना है, फिर पहले ही कोष्टक की बची संख्या को भी बाहर, पहले क्या बाहर किया था 3, अब क्या बाहर करना है प्लस √3 और इसके बाद दूसरा कोष्टक लिख देना है। ये तो आप कर पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 3 का गुणा इसमें भी करना है, इस 3 का गुणा इसमें भी करना है, फिर प्लस लगेगा, फिर इसका गुणा इसमें भी करना है और इसका गुणा इसमें भी करना है। ये किस टाइप का सवाल है, जिसमें दोनों कोष्टकों की संख्याएं अलग अलग होती है। तो
इसके बाद जब माइनस अगर कहीं कोष्टक में है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं चिन्हों के बारे में थोड़ा बता देता हूं। अगर समान चिन्ह जैसे प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही बनेगा, और अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस ही बनेगा। यानी कि समान चिन्ह जब होते हैं, समान चिन्ह यानी दोनों जगह समान हो, तो उसका प्लस ही बनता है। लेकिन असमान चिन्हों का हमेशा क्या बनता है? माइनस। तो केवल एक का याद रखिए, बहुत ही इजी है। अगर समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो वो जाके धन ही बनेगा, चाहे माइनस माइनस भी हो तो प्लस बनेगा, प्लस प्लस हो तो प्लस तो बनना ही है। और प्लस कभी लिखा नहीं जाता, ऐसे हम +3 नहीं लिखेंगे, केवल 3 लिख देंगे। चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो ब्रैकेट कहां तक है? यहां तक। तो 3 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें। पहले इसमें करते हैं, 3 दूनी 6। तो हम यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे भी बराबर लगा देंगे। अब करेंगे 3 दूनी 6। पहले 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6। फिर क्या लगा है? प्लस। तो अब माइनस नहीं है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जब माइनस हो कहीं भी क्वेश्चन में तब हमें प्लस माइनस का गुणा ध्यान से देखना है। अभी माइनस तो है नहीं ना, तो प्लस का हम प्लस ही लगा देंगे, क्योंकि सभी जगह समान चिन्ह है तो प्लस ही आएगा। इसके बाद 3 का गुणा √2 में, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 एक पूरी संख्या है और √2 ये तो करनी वाली संख्या है। तो संख्या का करनी वाली संख्या में गुणा नहीं होता। तो अब क्या करेंगे? इनका गुणा तो करना है, तो इनको साथ साथ लिखते हैं, चिपका कर लिख देते हैं। जैसे 3 लिखा, पहले संख्या लिख दी, फिर √2 लिख दिया। यहाँ पे ये गलती नहीं कर देना है कि 3 दूनी 6 कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करनी वाली संख्या है और ये संख्या है। तो संख्या का करनी वाली संख्या में गुणा नहीं होता। तो कैसे लिखते हैं? हमेशा पहले संख्या लिखते हैं, फिर हम करनी वाली संख्या लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गए, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसका करते हैं प्लस। करनी वाली संख्या का संख्या में गुणा करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? बताइए। पहले संख्या लिखी जाती है, फिर करनी लिखी जाती है, ऐसे। तो 2 करनी 3 प्लस। अब करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या में होना है तो ये हो जाएगा गुणा, क्योंकि ये भी करनी वाली संख्या है और ये भी करनी वाली संख्या है। तो करनी 3 का गुणा करनी 2 में करोगे तो क्या आएगा? करनी 3 दूनी 6। ये अब इसके बाद यहाँ पे ये अंक देखिए 6। क्या संख्या और है क्या ऐसी? जैसे 3 4 5 कुछ भी संख्या है क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, तो 6 का 6 रहेगा। अब करनी 2 वाली, अगर संख्या होती जैसे 4 होती 3 होती तो वो उसमें जुड़ जाएगी, लेकिन अभी तो 6 अकेला अंक है और तो संख्या आपको दिख नहीं रही। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे और संख्या होती जैसे +4, तो फिर ये 6 और 4 जुड़ जाती, क्योंकि संख्या में संख्या जोड़ना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं, तो क्या होगा? 6 का 6 रहेगा। इसके बाद करनी 2 वाली संख्या देखिए। करनी 2 वाली संख्या है क्या? नहीं। अगर हमारे पास इस टाइप से होती, जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 करनी 2 और होता इसी में, तो क्या होता? करनी 2 वाला आइए, करनी 2, 3 करनी 2 और 4 करनी 2, दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 करनी 2। इस तरीके से हो जाता, लेकिन है नहीं तो नहीं लिखना। करनी 3 वाला भी नहीं है, कहीं देखिए करनी 3 वाला है नहीं, करनी 6 वाला भी नहीं है। इस तरीके से हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी कि इसमें दोनों ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग थी। तो दोनों ब्रैकेट की संख्याएं अलग अलग होती हैं, तो हम इसको किस तरीके से करते हैं? पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर की, दूसरा कोष्टक लिख दिया, फिर बचा हुआ वो संख्या जो बची हुई है उसको भी बाहर किया, फिर दूसरा कोष्टक ज्यों का त्यों लिख दिया। अब गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 का करनी 2 में तो 3 करनी 2, करनी 2 का 2 में तो संख्या आगे करनी पीछे, क्योंकि संख्या और करनी का गुणा तो होता नहीं है, तो संख्या को हमेशा आगे लिखते जैसे यहाँ पे लिखा है। अब करनी 3 और फिर करनी 3 का करनी 2 में तो करनी 6। ये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसको समझना काफी जरूरी था। अगर आप समझ गए होंगे तो आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी समझने के लिए तैयार होंगे। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 + √3 और 3 - √3 दिया गया है। तो पहले ब्रैकेट की संख्या दूसरे ब्रैकेट की संख्या से मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे भी 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिखा है, यहाँ पे भी √3 है और यहाँ पे भी √3 है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो आइए आज हम करेंगे दूसरा प्रश्न। तो इस तरीके के प्रश्न जिसमें केवल चिन्हों का ही फर्क हो। तो पहला जो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है 3 + √3 और इसी के साथ 3 - √3। इसमें फर्क केवल चिन्हों का है। तो जिन प्रश्नों में केवल चिन्हों का फर्क होता है वहां पे
हमें एक सर्व समीका याद आती है। आप इसे पहले मेथड जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आदर्श तरीका तभी माना जाएगा जब इसे सर्व समीका से किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन दिया है उनका उद्देश्य यही है कि आप सर्व समीका लगाना सीखें। तो आइए हम सर्व समीका देखते हैं। हमने बहुत सुना है सर्व समीका के बारे में और हमें इसको अच्छे से समझना है कि आखिर होती क्या है। तो देखिए, सर्व समीकाएं हमारे क्वेश्चन को सरल करने में और स्टेप बचाने में सहायता करती हैं। सर्व समीकाएं एक सोचा समझा हल होता है जो सभी प्रश्नों पर लागू हो सकता है। देखिए कैसे। सर्व समीका ये कहती है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो कि एक में आप देखिए, यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट दिए जाएं जिसमें ए और बी हो, इसमें भी ए और बी हो, लेकिन एक में माइनस हो या एक में प्लस हो। या इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको दो ब्रैकेट दिए गए जिसमें आपके ए और बी तो सेम है, यहाँ पे भी ए और बी सेम है, लेकिन एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो। तो ऐसी कंडीशन में सर्व समीका ये बताती है कि आपको इसको लॉन्ग में यानी कि बड़े रूप में सॉल्व नहीं करना है। इसका सीधा आंसर ये होता है कि आप इसे ए वर्ग और बी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं केवल माइनस लगा के। इसका भी वही आंसर होगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। कितना सिंपल है ना। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अपने 3 को ए मान लें और √3 को बी मान लें, तो 3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, √3, यानी कि इसे हम ए माने, इसे हम बी मान लें, तो यहाँ भी वही ए है, यहाँ भी वही बी है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके ब्रैकेट कैसे हों, समान हों, केवल किसका फर्क हो, चिन्हों का फर्क हो। फिर से सुनिए, जब आपके ब्रैकेट कैसे हो, समान हो, केवल किसका फर्क हो, चिन्हों का फर्क हो, तो ऐसी स्थिति में हम सर्व समीका लगाएंगे। और देखिए कैसे लगाएंगे। पहली संख्या का वर्ग करेंगे यानी ए का वर्ग करेंगे, माइनस लगाना है, बिल्कुल सर्व समीका में माइनस ही आता है। और इसके बाद दूसरी संख्या का भी वर्ग करेंगे। दूसरी संख्या क्या है, √3, √3 का भी क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। और आपको ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सी सर्व समीका लगाई है। सर्व समीका ये है, आपको यहाँ पे लिखना है कि सर्व समीका, और जो सर्व समीका हमने लगाई है वो है, प्लस था पहले तो आपको इस टाइप से लिखना चाहिए, a + b और a - b। इसका क्या होता है, बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग। इतना सिंपल होता है ये। यानी कि पहले ही संख्या का वर्ग कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए और दूसरी संख्या का भी वर्ग कर, क्योंकि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 3 × 3 होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 3 दूनी सीधा 6 कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि 3 का वर्ग का मीनिंग ये होता है कि 3 को 2 बार लिखें, 3 × 9 होगा। माइनस √3 का वर्ग कैसे लिखोगे, तो √3 का वर्ग का मीनिंग ये होता है कि √3 को हम कितनी बार लिखें, 2 बार लिखें, √3 गुणित √3। और समान संख्या करनी में है और वो यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे क्या होता है, √3 × 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसको एक सिंपल सा याद रखिए कि समान संख्या करनी में है और गुणा में है, तो उसमें से वो संख्या बाहर आ जाती है। बस इतना याद रखिए। जैसे करणी 5 का गुणा करणी 5 में करोगे तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। करणी 6 का करणी 6 में करोगे तो क्या होगा, 6 बाहर आ जाएगा। करणी 7 का करणी 7 में करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा। इसलिए करणी 3 का वर्ग है, इसको हमने 2 बार लिखा तो 3 बाहर आ गया। तो 9 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा और सर्व समीका आप लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन की, और इसे अच्छे से समझने वाले भी हैं। तो तीसरा प्रश्न ये कहता है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है इन्हीं क्वेश्चन जैसा ही है, इसके जैसा है ये। लेकिन आप कहोगे इसमें तो एक ब्रैकेट है, लेकिन इन सब में तो 2-2 ब्रैकेट है, तो इसमें भी 2 ही ब्रैकेट है। कैसे, इसके ऊपर 2 की घात लिखी है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा √5 + √2 और इसका लगा दिया वर्ग, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। कैसे, √5
प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल यही सेम टू सेम अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हमने लिख दिया है तो इसको हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि हम इसको 2 बार ना भी लिखें तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हम 2 बार ना भी लिखें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पहली सर्वसमीका जो थी वो इस रूप में थी कि अगर पहले ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए वर्ग माइनस बी वर्ग। इनको याद भी कर लेना है आपको। लेकिन अगर हमें इस टाइप से दिया हो, यदि हम इसे ए माने और इसे बी मान लें, तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो इसका आंसर निर्धारित किया गया है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। इसको और याद कर लीजिए आप लोग। कैसे याद करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। जैसे भी आपको करना। ये दोनों सर्वसमीकरण तो पहले आप लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाली सर्वसमीकरण इन दोनों प्रश्नों में लगेगी और ये सर्वसमीकरण जो है आखिरी वाली, ये यहाँ पे लगने वाली है। तो कैसे याद करोगे? ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए धन बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। इस तरीके से कर लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सर्व समीकरणों से बच नहीं सकते हो, क्योंकि हर जगह ये इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप इन्हें याद ही कर लीजिए, इतनी भी कठिन नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा, तो जरूर आप इनको याद कर लेंगे। आज इसको याद कर लीजिए ताकि कल से आपको समझ में आने लगे। तो ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, फिर मैं बताऊंगा कि ब्रैकेट तोड़ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले लेकिन सर्वसमीकरण याद करना जरूरी है, क्योंकि इनसे तो हम बच नहीं सकते। अगर इसकी बात करें तो ये ए धन बी का होल वर्ग है, जहां ए का मान कितना है? ए का मान है अंडर रूट 5। यहाँ पे मैं छोटी राइटिंग में लिख देता हूँ, ये ए हो गया अपना और ये बी हो गया। तो ए धन बी का होल स्क्वायर हुआ ना। तो क्या होता है? ए वर्ग धन बी वर्ग। ए वर्ग यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसको ताकि आप इसको देख पाए। ये नीचे वाला देखना है आपको। तो ए वर्ग, ए का मान कितना है? अंडर रूट 5। तो क्या होना चाहिए? अंडर रूट 5 का वर्ग। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, ए वर्ग। फिर सर्वसमीकरण क्या कहती है? धन लगाइए, तो अपन ने धन लगा दिया। फिर क्या कहती है? बी लिखिए, बी का वर्ग। बी क्या है अपना? अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का क्या कर दिया? वर्ग लगा दिया। तो ए वर्ग हो गया धन बी वर्ग हो गया। फिर क्या कहती है सर्वसमीकरण? फिर प्लस लगाइए, तो प्लस लगा दिया। फिर क्या कहती है? 2। तो 2 फिर क्या है? फिर ए है। ए का मान बताइए कितना है? बताइए, अंडर रूट 5। तो ये ब्रैकेट लगा दिया अंडर रूट 5। और बी का मान भी आप लोगों को बताना है। बी का मान बताइए कितना है? अंडर रूट 2। इस तरीके से। तो ये असल में ए धन बी का होल वर्ग जो है, ए धन बी का जो होल वर्ग है, उसमें लिखा है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए वर्ग धन, इसको लिखना नहीं है आपके नोट्स में, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए वर्ग धन बी वर्ग धन, ये 2 हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। तो इस तरीके से आपको, अब अंडर रूट 5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो जब भी करनी पर वर्ग हो तो वो संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों करनी वाली संख्याएं हैं, तो इनका और इनमें ब्रैकेट लगा है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो करनी 5 का गुणा करनी 2 में होगा तो करनी 10 आ जाएगा, और 10 का गुणा 2 में होगा, लेकिन करनी 10 का गुणा कितने का गुणा होगा? करनी 10। देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, करनी 5 का गुणा करनी 2 में होगा तो करनी 10 आएगा, और करनी 10 का 2 में होगा तो संख्या का तो करनी में होता नहीं है। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, पहले संख्या लिखी जाएगी फिर करनी 10। तो 2 करनी 10 आएगा। कितना आएगा? 2 करनी 10।
तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। तो 7 प्लस इन संख्याओं को जोड़ लेंगे हम अगले स्टेप में, यहाँ पे बराबर लगाना भी जरूरी है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ पे कितना आएगा 2 करणी 10। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आगे तो इसको सॉल्व नहीं किया रास्ता, और तो संख्या है नहीं, करणी 10 वाला भी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको एक दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको सर्वसमीकाएं पता होनी चाहिए, तो आप सर्वसमीकाओं को अच्छे से करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन जो है ये चारों प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको अगर पैटर्न पता लग जाता है कि कैसे करना है तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। ये जरूर है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पे ये बनने लगेगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इनको क्यों दिया गया है, इसलिए ताकि आप इन सर्व समीकरणों को याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसके आधार पर और भी पूछा जाए तो भी आप पे बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सर्व समीकरण है। तो इन दोनों को नोट करिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 है। फर्क कितना है, फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे तो प्लस है। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि केवल चिन्ह का फर्क हो तो सर्वसमीका लगती है। देखिए चौथा हल करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, √5 माइनस √2, और यहाँ पे दिया गया है √5 प्लस √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सर्वसमीका जो होती है, मैंने आपको जो याद कराई है वो ये है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस पहले है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो वो एक ही बात है, चाहे आप इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे इसका आंसर तो यही आता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहली संख्या का वर्ग कर देते हैं, √5 का वर्ग कर देते हैं, और माइनस लगा है सब समीकरण में तो माइनस, और दूसरी संख्या अगर हम इसे a माने तो इसे b मानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी a होगा और ये भी b। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, सर्व समीकरण का आंसर क्या होता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे a वर्ग तो हमने लिख दिया, a क्या था हमारा √5, अब हमें माइनस b वर्ग भी लिखना है। बताइए b का मान कितना है, √2, तो √2 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि करणी वाली संख्याओं को जब हम 2 बार लिखते हैं तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, अगर हम करणी 5 गुणित करणी 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, माइनस करणी 2 गुणित करणी 2 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें हमें 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो आप चौथा क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, और इसको इनकी सभी की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको आत्मविश्वास आएगा, और जिसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें दिया गया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जैसे कि मान लीजिए C, और उसके व्यास मान लीजिए कि D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। सवाल पढ़ने से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपके लिए ये सही है, क्योंकि अब आपको सवाल समझ में आने वाला है। देखिए कैसे, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा शुद्ध हिंदी जो है इस्तेमाल की गई है, जिसके कारण हमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें आखिर लिखा क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि पाई जो होता है, जो पाई का मान है, आपने पाई बहुत पढ़ा है, तो ये पाई आखिर है क्या। तो जैसे वृत्त की परिधि होती है 2πr, आपने यहाँ तो पढ़ा होगा, πr वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आपने पाई पढ़ा है, तो ये पाई आखिर होता क्या है। तो पाई जो है असल में ये, अगर हम बात करें तो ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अब आप कहोगे ये परिधि और व्यास क्या है, तो वैसे कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि ये वृत्त होता है, तो वृत्त की ये जो लाइन में जो खींच रहा हूँ ये परिधि कहलाती है, और वृत्त के केंद्र से
परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का डबल कर दें तो ये व्यास होती है। कितना सिंपल है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई तो आप जानते ही होंगे, पाई का मान परिधि बटे व्यास होता है। तो अगर ये बटे के रूप में है तो ये पी बटे क्यू के रूप में है, और पी बटे क्यू के रूप में है तो ये तो परिमेय संख्या हुई ना। क्या हुई? परिमेय संख्या। लेकिन पाई को तो हम लोग क्या मान के चलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये आपस में विरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है कि एक तरफ तो हम पाई को परिधि बटे व्यास बोल रहे हैं, यानी कि उसे हम पी बटे क्यू बोल रहे हैं, तो पी बटे क्यू हुई, यानी परिधि का मान अगर पी है, व्यास का मान अगर क्यू है, कुछ भी है, जैसे परिधि 3 हो जाए, व्यास कुछ और हो जाए, 2 हो जाए, तो 3/2 एक परिमेय संख्या ना हो जाएगी। लेकिन पाई तो अपरिमेय संख्या है, मैथमेटिक्स में इसे अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। तो एक तरफ तो पाई परिधि बटे व्यास है तो वो परिमेय है, लेकिन दूसरी तरफ परिमेय अपरिमेय संख्या मानते हैं इस पाई को। तो आपस में अंतर विरोध नहीं है, यहाँ पे आपस में विरोध बिल्कुल विरोध है। एक तरफ तो परिमेय संख्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसे अपरिमेय संख्या कहते ही हैं, लेकिन परिमेय संख्या यहाँ पे प्रतीत हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन जो पाई है, पाई का मान परिधि बटे व्यास होता है। तो परिधि का मान कुछ ना कुछ तो होगा, व्यास का मान कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसे तो परिमेय संख्या, जैसे परिधि आपकी 3 है, व्यास आपका 2 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि परिधि आपकी 3 है, व्यास आपका 2 है, तो 3/2 है, और 3/2 जो संख्या है वो तो आपकी परिमेय संख्या है ना। और जब परिमेय संख्या है, लेकिन पाई को मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या। तो आपस में ये अंतर विरोध कर रहा है। तो यही क्वेश्चन में लिखा है, फिर से पढ़ते हैं अब क्वेश्चन को, अब शायद आपको समझ में आएगा। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि यानी कि सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि सीधी सी मतलब यहाँ पे बात यह है कि पाई बराबर सी बटे डी है। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सी बटे डी यानी पी बटे क्यू दिखा रहा है, तो पाई कैसी हो गई? संख्या, फिर परिमेय हो गई। लेकिन इस तथ्य का अंतर विरोध हो रहा है कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे, ये आप यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे कि पाई अपरिमेय तो है, ये तो फिक्स है कि पाई अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे परिधि बटे व्यास के रूप में अगर हम लिखेंगे तो एक बटे वाली संख्या बनेगी, और बटे वाली संख्या परिमेय संख्या को डिनोट करती है। तो इसका आप निराकरण कैसे करोगे? उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि जब भी हम किसी भी संख्या का कोई भी नाप लेते हैं या माप लेते हैं, जैसे हम परिधि नापने जाएं या व्यास नापने जाएं, तो क्या होता है कि वो शुद्ध मान नहीं होता। तो अब आप कहोगे कि शुद्ध मान कैसे नहीं होता? हम तो स्केल से नापते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया मान के चलिए। यहाँ पे देखिए, हमने स्केल से नापा, तो यहाँ से यहाँ तक नापा, तो ये 2 सेंटीमीटर है, हम कह देते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो अब आप कहोगे कि ये 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको 3 कर देते हैं क्योंकि यहाँ से नापना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये चलिए हमने 2 की जगह 3 कर लिया, तो हम कहते हैं ये तो 3 सेंटीमीटर है, तो अब नापने में गलती कैसे हो जाएगी? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम नापते हैं तो ये शुद्ध मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको और जूम करें तो ये फिक्स 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। जैसे आपने अभी सवाल किए हुए थे लेंस लगाने वाले, जिसमें 0.2626, तो ये क्या होता है, इनके बीच में 10 का फ़र्क होता है, फिर इनके बीच में भी 10 का फ़र्क होता है। तो ये अगर हम इनको नापते चले जाएं तो हम फिक्स 3 नहीं कह सकते, ये 3.1 हो सकता है, या 3.12 हो सकता है, या 3.121 भी हो सकता है, यानी कि ये फिक्स नाप नहीं होता। आपको यहाँ बड़े रूप में दिख रहा है तो आप कह रहे हो कि ये 3 तक है, लेकिन अगर इसको भी गहराई से नापने जाओ तो ये कभी भी फिक्स नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो मान बढ़ता ही चला जाएगा अंदर अंदर। तो ये क्या है, एक अशांत प्रवृत्ति दर्शाएगा कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि कभी भी शुद्ध नहीं होता, तो नीचे भी अशांत प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो ये अशांत बटे अशांत होगा, तो उसे हम परिमेय कैसे बोल सकते हैं? फिर उसे तो हमें अपरिमेय ही बोलना चाहिए ना। इसलिए परिधि और व्यास का मान फिक्स नहीं होता। अगर आप 3 कह रहे हो तो आप ऐसे लगभग 3 लिख रहे हो, असल में वो कुछ भी हो सकता है, 3.12 1 2 1 भी हो सकता है, 2 4 2 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे फिक्स मान नहीं होता। इसलिए
हम इसका एक आंसर लिखेंगे जो आदर्श आंसर होगा। समझने की दृष्टि से आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को थोड़ा फिर से चला लीजिए तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होगी कि बटे के रूप में आपको केवल एक करनी के अंदर केवल एक संख्या दी होगी, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे √7। और दूसरे टाइप से ये होगी कि बटे के रूप में करनी के भीतर दो संख्या होगी, जैसे कि एक √7 है और दूसरा √6 है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि इसका हर केवल सिंगल है और इसका हर क्या है? डबल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल एक संख्या है हर के रूप में, और इसमें हर के रूप में कितनी संख्या है? दो संख्या है। तो अब हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने का अलग अलग तरीका होगा। जैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो देखिए, परिमेयकरण में सबसे पहली और प्राथमिक चीज़ ये होती है कि हमें उस संख्या को पूरा लिखना है जिसका परिमेयकरण करना है, और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ भी इसको जैसे जिस संख्या को उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे हम इन दोनों का साथ में सीखेंगे कि क्या है, बस छोटी सी बात याद रखनी होती है और कुछ भी नहीं है। जैसे सिंगल संख्या है तो जैसे हर का परिमेयकरण करना है तो हर ये है ना, तो इसी को हम ऊपर लिख देंगे और इसी को हम नीचे लिख देंगे। जैसे सिंगल संख्या है, जैसे अगर 1/5 होता, समझना ध्यान से, अगर 1/5 होता तो करनी 5 ऊपर लिख देते और करनी 5 ही नीचे लिख देते। तो ये होता है सिंगल वाले टर्म। लेकिन ये डबल वाला होता है तो इसमें कैसे करते हैं? इसमें इस तरीके से करते हैं कि हमने ये नीचे का संख्या पूरी लिखी, करनी 7 और करनी 6, ये पूरी लिख दी। लेकिन ये जो चिन्ह है इसको पलट के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का लगा के नीचे भी यही लिखेंगे, करनी 7 प्लस करनी 6। यही वाला जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देना है। तो इसमें इतना फर्क होता है। जैसे अगर इसमें प्लस होता, जैसे हमारा अगला जो सवाल है इसमें प्लस है, करनी 5 प्लस √2, ये है। तो अब इसका परिमेयकरण करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें दो संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर, तो आपको क्या करना है? दोनों को लिख लेना है, √5 और √2। लेकिन ये जो प्लस है तो अब प्लस का क्या होता है? माइनस हो जाएगा, और नीचे भी √5 माइनस √2। तो ये परिमेयकरण करने का कुछ मेथड है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। सिंगल संख्या का होता है परिमेयकरण और डबल संख्या का होता है। सिंगल संख्या का कैसे करते हैं? उसी संख्या को ऊपर और नीचे लिख देते हैं, इसमें चिन्ह का कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल संख्या नहीं हो, अगर डबल हो और बीच में कोई चिन्ह, तो दोनों डबल संख्याओं को दोनों को लिखते हैं। लेकिन जो चिन्ह होता है, जैसे माइनस का है तो उसे प्लस में बदल देते हैं, और प्लस का है तो उसे माइनस में बदल देते हैं। आइए इसको हम सिस्टमेटिक करते हैं। तो जो आपको समझ में कुछ चीज़ें अगर नहीं भी आ रही होंगी तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इसको। तो चलिए हम परिमेयकरण करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/√7। तो हम इसको हल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा 1/√7। इसके बाद हमने हेडिंग लगा दी हर का परिमेयकरण करने पर। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए अब हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही संख्या हमें ज्यों की त्यों लिख देनी है, 1/√7। इसके बाद हमें गुणा का चिन्ह लगाना होता है और यही संख्या ऊपर और नीचे लिख देनी है, √7/√7, इस तरीके से। तो इतना तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि √7 का गुणा 1 में करोगे, ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो √7 का 1 में करोगे तो √7 एकम √7 ही आएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर लो वही संख्या आती है। बटे आ जाएगा, अब बटे आ जाएगा, सबका 2 बटे का 1 बटे खींच देना है। इसके बाद
नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली। तो जब भी करनी 7 का करनी 7 में करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा। समान संख्याओं का अगर करनी में गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे कि अगर हम करनी 8 का करनी 8 में भी करते तो क्या बाहर आ जाता, 8 बाहर आ जाता। तो ध्यान रखना है कि अगर समान संख्या करनी में हो, समान संख्या करनी में हो और यदि आप उनका गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से 1/करनी 7 का हो गया करनी 7/7। तो आप देखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने से हर की करनी जो है गायब हो जाती है, हर की अंडर रूट जो थी वो गायब हो गई और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - 6 √6। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो चलिए, पहला तो हमने ये कर लिया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा बाद में ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ या इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप हिंट ले पाएँ। अब इसके बाद हम दूसरा हल करेंगे। तो चलिए दूसरा हल कर लेते हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे सवाल को लिख लेना है। 1/√7 - √6 इसको लिख लिया। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हमें लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। ये भाषा आपको जरूर लिखनी है, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद हम ये फिर से एक बार लिख लेंगे 1/√7 - √6। अब गुणा का चिन्ह लगा देना इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था कि हर में अगर 2 अंडर रूट हों, अभी तो सिंगल थी अंडर रूट तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि आसानी से सॉल्व कर दिया। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको बस एक छोटा सा दिमाग ये लगाना है कि इसका चिन्ह बस पलट देना है। इसका चिन्ह कैसे पलटेंगे? जैसे हमने √7 लिखा है तो सबसे पहले वही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग, प्लस में, और √6 लिख दोगे और जो ऊपर बन गया है वही आपको नीचे लिख देना है, √7 + √6। तो ये आपका हो गया हर का परिमेयकरण और साइड में आपको बराबर के चिन्ह जरूर लगाते जाना है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद का स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है, ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। तो ऊपर का 1 में गुणा करोगे तो इस पूरी संख्या का गुणा अगर 1 में करोगे तो ये पूरी संख्या आएगी ना। तो इस पूरी संख्या को लिख लेते हैं, जैसे कि √7 + √6 और बटे में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरी संख्या लिखिए। देखिए √7 - √6, √7 + √, तो ये इनमें कोई फर्क नहीं है, केवल चिन्ह का फर्क है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए बाकी सभी सेम टू सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको a माने और दूसरी संख्या को b माने, थोड़ा ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। अगर इसको a माने और दूसरी संख्या को b माने तो ये भी यही रहे, a ही रहेगा और ये भी b ही रहेगा। a यहाँ पे √7 है और b, तो a - b और a + b, इस तरीके से। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो जब भी आपको डबल करने वाली संख्याओं का परिमेयकरण करना होता है तो नीचे नीचे यही कंडीशन आती है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, इतना तो होना ही है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, a - b, a + b का आंसर होता है a वर्ग - b वर्ग। ये सर्व समीकरण मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। एक बार ऋण हो और एक बार धन हो, कहने का मतलब एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर देना, यानी a वर्ग - b वर्ग। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो a - b और a + b की सर्व समीकरण बनेगी। क्या किसकी बनेगी, a - b और a + b। चाहे a + b होता, a - b होता तो भी वही बनते, a वर्ग - b वर्ग।
a का मान कितना है √7, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगेगा सर्व समीकरण के अनुसार, और b वर्ग यानी √6 का वर्ग। ये लग गई a वर्ग माइनस b वर्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं a वर्ग माइनस b वर्ग। a का मान कितना है √7 है, तो इसका वर्ग करेंगे क्योंकि सर्व समीकरण में आता है, और माइनस यहाँ सर्व समीकरण में है तो माइनस लगा के b का वर्ग करेंगे। अब आपको ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि नीचे जब भी हम डबल संख्याओं का परिमेयकरण करें तो नीचे ये वाली कंडीशन तो बनेगी जिसमें एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, या फिर पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये तो जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, इसका गुणा पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में कर देना है, और दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में कर देना है, और प्लस माइनस का गुणा में माइनस होता है। पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करोगे तो पहली संख्या का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करोगे तो दूसरी संख्या का होल स्क्वायर हो गया। अब आप कहोगे कि करनी 7 का करनी 7 में गुणा करें तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, तो आप 7 भी लिख सकते हो, 7 माइनस 6 का 6 में करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा। तो वैसा भी कर सकते हैं। इसके नीचे बराबर लगाया, करनी 7 प्लस 6 ज्यों का त्यों, करनी 7 प्लस करनी 6 ज्यों का त्यों। लेकिन नीचे थोड़ा ध्यान देना है, √7 का वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि √7 गुणित √7, क्योंकि वर्ग है तो इसे 2 बार लिखेंगे, और समान संख्या करनी में हो और उसका गुणा करेंगे तो वो संख्या बाहर आ जाती है। करनी 7 गुणित करनी 7 तो 7 बाहर आ गया, माइनस ये माइनस लगा है तो ये तो लगाना पड़ेगा, और करनी 6 का करनी 6 में करोगे तो 6 बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें से 7 में से 6 घटा देंगे, तो करनी 7 प्लस करनी 6, और 7 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को हम बटे में लिखते नहीं है क्योंकि 1 तो माना जाता है, तो ये हमारा, इसको हम 1 को हटा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब हमने ऊपर ऊपर का गुणा किया था तो ये आया था, नीचे नीचे का गुणा करना है तो हमेशा याद रखिए जब दो संख्याओं का परिमेयकरण करोगे तो एक जगह माइनस रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो आप इतना बड़ा ना करके आप डायरेक्ट क्या करोगे, पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करोगे, तो पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में, तो 7 का 7 में किया तो 7 बाहर, ये स्टेप आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। फिर देखिए कैसे, ऊपर ऊपर का गुणा किया तो ये आ जाएगा सबसे पहले, फिर इसका इसमें करोगे तो 7 का 7 में करोगे तो 7 बाहर आ गया, 6 का 6 में करोगे तो 6 बाहर आ गया, प्लस माइनस का क्या बन गया, माइनस। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ये एक केवल ट्रिक है जो कब करोगे आप, जब माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। अगर माइनस माइनस यहाँ पे तो हो नहीं सकता माइनस माइनस, क्योंकि परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह तो हम अपने हाथ से ही बदलते हैं ना, कि माइनस है तो प्लस है और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो जब भी परिमेयकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे तो वही केस बनेगा कि माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। तो ऐसी स्थिति में एक ट्रिक बना लीजिए कि जब भी परिमेयकरण करेंगे तो नीचे की कंडीशन वैसे ही रहेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले का पहले में गुणा करोगे तो 7 बाहर, प्लस माइनस का माइनस, और करनी 6 का करनी 6 में करोगे तो 6 बाहर, तो 7 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 लिखा नहीं जाता तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आप इसे नोट कर पाएं। तो ये पहला, इसके बाद ये दूसरा। तो हमें करना है हर का परिमेयकरण, जैसा कि हम लोग पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें दो टाइप से परिमेयकरण करना होता है। पहला टाइप होता है कि सिंगल संख्या होती है करनी में, और दूसरा टाइप होता है कि डबल संख्या होती है करनी में और बीच में कोई ना कोई चिन्ह होता है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो चलिए तीसरा हम हल करते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि हमें उसी प्रश्न को लिख लेना है जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन को लिखना है, यानी कि तो 1/√5 प्लस √2 हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन को लिखा उसके बाद हमें हेडिंग डालनी पड़ती है हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमने हेडिंग डाल दी हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण कर लिया
तो उसके लिए कैसे करेंगे, पहले वही संख्या लिखते हैं, जैसे कि 1/√5 प्लस √2। पहले तो यही संख्या लिख ली, फिर लगाना है गुणा का चिन्ह। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर ये प्लस है तो माइनस में बदल देना है, पूरी संख्या यही लिखना है। डबल वाली संख्या में क्या करना है कि ये नीचे हर का परिमेयकरण करना है। तो हर क्या कहलाता है, नीचे का। तो पहले ये पूरी संख्या आपको लिखना है √5, लेकिन ये जो चिन्ह है इसको बदलना है, केवल प्लस का है तो हम माइनस लगा देंगे, और ये ज्यों की त्यों ये भी संख्या। तो आपको समझ में आया, पूरी संख्या हमने यहाँ पे ज्यों की त्यों लिखी है, केवल प्लस का क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। प्लस का क्या कर दिया है, माइनस। और जो ऊपर आपने लिखा है यही सेम टू सेम नीचे लिख देना है, √5 माइनस √2। अब इसके बाद ये आपको सबसे पहले जमा लेना है, और इसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना है। बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं। अब ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। तो ऊपर की संख्या ये है, अब इसका 1 में गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी ना, √5 माइनस √2, फिर बटे लगा देना है। नीचे की संख्या का नीचे में गुणा करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको पहला दूसरा क्वेश्चन देखना चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं। यहाँ पर √5 है तो यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 है। फिर से समझिए, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 है। तो फिर दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, केवल एक ही चेंज है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करोगे, करणी 5 का गुणा करणी 5 में करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि समान संख्या का जब भी गुणा करते हो 5 बाहर आ जाएगा। फिर प्लस माइनस का क्या करना है, माइनस, और करणी 2 का गुणा करणी 2 में करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना। असल में ये सर्व समीकरण लगी है a + b a - b का बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। आप यहाँ पे बाद में लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे कि चूंकि a + b और a - b बराबर होता है क्या, a वर्ग माइनस b वर्ग। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तो ये सर्व समीकरण है, तो उससे आया ये। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो √5 माइनस √2, और 5 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो √5 माइनस √2/3। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता, ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सर्व समीकरण से सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले वाला जो दूसरा प्रश्न था, मैंने वहाँ पे ए और बी के फॉर्म में इसको जमा के भी बताया था, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे जल्दी आपका आंसर भी आ जाता है। इस यहाँ पे नंबर भी नहीं आपके कटेंगे, क्योंकि आपने ये लिख दिया है। तो इस तरीके से अब हम चौथा प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो चौथा प्रश्न में हमें फिर से डबल संख्या दी गई है, लेकिन इसमें क्या है कि एक संख्या में करनी लगी है लेकिन दूसरी संख्या में करनी नहीं लगी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यही लिख लेना है 1/√7 - 2। इसके बाद आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमने लिख दिया हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए अब परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/√7 - 2। अब परिमेयकरण करना है तो कैसे करोगे, चिन्ह बदल देना है बस, √7 + 2, तो नीचे भी आ जाएगा √7 + 2। इस तरीके से, बस माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह जरूर लगाना है। ऊपर ऊपर का गुणा करना है, नीचे नीचे का गुणा करना है। ऊपर का गुणा करोगे तो क्या आएगा, √7 + 2। ऊपर की संख्या का 1 में गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। नीचे आ जाते हैं, √7 का √7 में यहाँ पे देखिए a - b a + b है, फिर से वही कंडीशन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे ही करना पड़ेगा
कि इसका इसमें पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में, दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में, बस इतना करिए, आपको सर्वसमी का जो है वो लगाना है। तो a का गुणा a में कर दिया, या फिर a स्क्वायर कर दिया, तो a क्या है √7। तो √7 का गुणा √7 में करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस असमान चिन्हों का तो माइनस ही बनता है, तो माइनस लगा दिया, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको कैसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a वर्ग करोगे यानी √7 जो है उसका वर्ग करोगे, √7 का क्या करोगे, वर्ग। तो √7 का वर्ग करोगे माइनस 2 का वर्ग करोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, √7 का वर्ग 7 आता है और 2 का वर्ग क्या आता है 4, 7 में से 4 चलेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। √7 प्लस 2 अकेला, और 7 माइनस 4 कितना आता है 3, 7 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 5 समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको समझ में आया है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उसके